हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे थॉमसन के परमाणु मॉडल की। ठीक है, उससे पहले अपन जान ले परमाणु होता कैसा है। ठीक है ना। तो उससे पहले एक कहानी सुन लो। देखो, एक क्या होती है ढाणी की। क्या होती है ढाणी। उस ढाणी के अंदर दो भाई थे, एक तो परसाराम और एक नरसाराम। कैसे थे दो भाई, परसाराम और नरसाराम। परसाराम बहुत पैसे कमाता था, उस पर कैसा था प्लस चार्ज, धनावेश कमाता, धन कमाता तो धनावेश। नरसाराम कुछ नहीं कमाता, सब कुछ नहीं कमाता तो क्या होगा जीरो। ठीक है, ये जीरो। ठीक है ना। और इसका एक और भाई था तीसरा, जिसका नाम था इसराम। वो क्या करता है, इसको गांव से या ढाणी से क्या कर दिया, सीधा बाहर निकाल दिया। जैसे बाहर निकाला तो ये अपने ढाणी के चारों तरफ क्या करता है, ऐसे चक्कर लगाता, ऐसे चक्कर लगाने लगा कि मेरे भाई मुझे बुलाएंगे। ठीक है ना। लेकिन इसराम जो था ना, वो क्या करता, लोगों से उधार लेता, ऋण लेता। ठीक है ना, लोन लेता। ठीक है ना। इसलिए इसराम ऋण लेता तो धनावेश, परसाराम पैसे ले धन कमाता तो धनावेश, और जो नरसाराम कुछ नहीं कमाता तो क्या हो जाएगा जीरो आवेश, यानी उदासीन था। तो ये आपकी क्या होगी नॉर्मली परमाणु की स्ट्रक्चर। इसमें प्रोटॉन पे परसाराम यानी प्रोटॉन, प्रोटॉन पे धनावेश, नरसाराम न्यूट्रॉन यानी कुछ नहीं कमाता तो उदासीन, और इलेक्ट्रॉन यानी इसराराम क्या करता उधार लेता तो आपके धनावेश। ओके, ये आपके परमाणु स्ट्रक्चर होती है। परमाणु के अंदर तीन मूलभूत कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या लगाता है चक्कर। तो इसके परमाणु को समझाने के लिए तीन मॉडल आए थे। ठीक है ना। तो सबसे पहला था थॉमसन का मॉडल। कौन सा मॉडल, थॉमसन का मॉडल। थॉमसन ने बोला कि परमाणु एक धनावेशित गोला है। कैसा है, परमाणु एक धनावेशित गोला है। परमाणु एक धनावेशित गोला है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, धसे हुए। ये क्या है आपके इलेक्ट्रॉन। ये आपने बोला था थॉमसन ने। ठीक है ना। तो थॉमसन ने बोला कि परमाणु एक धनावेशित गोला है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। इसको एक तरबूज का मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल, तरबूज मॉडल या रेंजिन मॉडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसने बोला कि जिस प्रकार तरबूज के अंदर उसके अंदर बीज नहीं फंसे हुए रहते, उसी तरह परमाणु के अंदर भी इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। ठीक है ना। प्लम पुडिंग यानी क्या होता है, प्लम पुडिंग यूरोप में एक मिठाई आती है, जिस तरह पेड़े नहीं होता, पेड़े के अंदर इलायची फंसी हुई रहती है, उसी तरह है ना प्लम पुडिंग। उसी तरह इसने थॉमसन ने बोला कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए, जिस तरह पेड़े के अंदर इलायची फंसी हुई रहती है, उसी तरह परमाणु के अंदर क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन फंसे हुए रहते हैं। ठीक है ना। इस गोले को क्या बोला, धनावेशित भाग बोला परमाणु को, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बोला, थॉमसन ने क्या बोला, थॉमसन के मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल यानी उस मिठाई के मॉडल की तुलना की थी ना, इसलिए प्लम पुडिंग मॉडल और तरबूज से भी तुलना की थी, तो तरबूज मॉडल और रेंजिन मॉडल भी कहते हैं। ठीक है ना। इसके अनुसार परमाणु विद्युत उदासीन था, यानी इसको क्या माना, परमाणु को धनावेशित और अंदर क्या माइनस चार्ज है ना, धनावेशित और ऋणावेशित आपस में लगभग कट जाएंगे। ठीक है ना। इसलिए इसको बोला कि ये उदासीन कण है। क्या बोला, विद्युत उदासीन कण है, और इसके अंदर प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है ना। थॉमसन ने बोला कि जो परमाणु होता है उदासीन होता है, और ये प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, दो कणों से। कौन सा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसने ओनली यही बोला कि परमाणु ओनली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन, इसने क्या बोला, परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार धसे रहते हैं, जिस प्रकार तरबूज के अंदर बीज फंसे हुए रहते हैं। ठीक है ना। इसने ओनली यही बोला कि परमाणु होता है, परमाणु के अंदर दो कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है ना। और उसकी तुलना किससे की, एकदम तरबूज से। ठीक है ना। इसकी कमी क्या थी, इसकी कमी ये थी कि इसने नाभिक के बारे में नहीं बताया, क्योंकि किसके बारे में नहीं बताया, नाभिक के अंदर। जैसे परमाणु के बीच में नाभिक होते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और चारों तरफ क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इस नाभिक के बारे में इसने कोई जानकारी नहीं दी। ठीक है ना। और इसने न्यूट्रॉन के कण के बारे में भी कुछ नहीं बोला। ठीक है ना। और इसने ये नहीं बोला कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। तो थॉमसन की तीन प्रमुख कमियां, एक तो थी नाभिक के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, न्यूट्रॉन के बारे में भी कोई जिक्र नहीं था, और वर्ताकार कक्षा के बारे में कोई भी जिक्र नहीं था। ये थॉमसन के परमाणु मॉडल था। ओके, थैंक यू। अब बात करेंगे रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल क्या है, ठीक है ना।
तो रदरफोर्ड मॉडल को सौर ग्रह मॉडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, देखो जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, रदरफोर्ड ने क्या बोला कि जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं ना, उसी प्रकार परमाणु भी कैसा होता है, ऐसा होता है, उसके चारों तरफ कोई ना कोई चक्कर लगाता है। ऐसे रदरफोर्ड का कहना था। तो यानी रदरफोर्ड ने क्या बोला, परमाणु को किससे तुलना की है, सौर ग्रह से। अब जो सोलर सिस्टम चल रहा है ना, उससे तुलना किसकी की है, परमाणु की, ठीक है ना। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने किया जैसे कोई परमाणु है, ठीक है ना, ये कोई परमाणु है, ठीक है। इस परमाणु के छोटे से भाग में क्या है, नाभिक है, ठीक है ना। तो रदरफोर्ड ने ऐसा किया, इस पे अल्फा कण की घोषणा करें, किसकी, अल्फा कण। अल्फा कण कौन होते हैं, 2He4 हीलियम के कण होते हैं ना, वो आपके क्या होते हैं, अल्फा कण। अल्फा कण की घोषणा कराई, ठीक है ना। अल्फा कण से जैसे परमाणु गए तो कुछ कण ज्यादातर कैसे निकल गए, सीधे निकल गए, कैसे निकल गए, सीधे। अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, परमाणु क्या होता है ना, अधिकांश अल्फा कण परमाणु से सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण, जैसे कुछ अल्फा कण ये नाभिक के पास से जैसे गए ना, ये कुछ ऐसे विक्षेपित हो गए, यानी कुछ मुड़ गए। जैसे नाभिक के पास आए तो वो कैसे हो गए, मुड़ गए। क्यों मुड़े, क्योंकि अल्फा कण भी कैसा है, अल्फा कण पॉजिटिव है और नाभिक भी कैसा होता है, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होता है, क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन कण पाया जाता है। प्रोटॉन कण कैसा होता है, धनावेशित। धनावेशित आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। तो जैसे ही अल्फा कण नाभिक के पास से होके गए ना, तो विक्षेपित हो गए, ठीक है ना। 20,000 कण में से एक कण, ओनली एक कण, ठीक है ना, एक कण नाभिक के पास से होके वापस उसी दिशा में आ गया। वापस कैसे आ गया, जैसे जिस रास्ते से गया था ना, वैसे उधर से घूम के वापस आ गया। जिस रास्ते से गया उस रास्ते से वापस आ गया, ठीक है ना। 20,000 कण में से एक कण 180 डिग्री से घूमकर वापस आ गया। तो रदरफोर्ड ने बोला कि जब ये एलियन के अल्फा कणों को जैसे मैंने फेंका, अधिकांश तो खाली, अधिकांश निकल गए, यानी अधिकांश भाग खाली है। कुछ कण विक्षेपित हुए, यानी कुछ उसके अंदर ऐसा कुछ होगा जिस वजह से, और उनमें से एक कण कैसा हो गया, वापस मुड़ के आ गया। यानी नाभिक परमाणु के बीच में कुछ ना कुछ है, ठीक है ना। ओके, क्या है उसके बारे में अपन देखेंगे। तो रदरफोर्ड ने परमाणु पर अल्फा कण की बौछार कर रही, जैसे अल्फा कण फेंके थे, ठीक है ना, जिसमें से 20,000 कणों में से अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, ऑफ कोर्स निकल गए, आपको बताया वैसे, ठीक है। और जिनमें 20,000 अल्फा कणों में से अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए। अल्फा कण, कुछ अल्फा कण विक्षेपित हुए, कुछ अल्फा कण कैसे हो गए, विक्षेपित, और इनमें से एक अल्फा कण 100 डिग्री से घूम के वापस आ गया, ठीक है ना। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, इससे परिणाम क्या होता है, इससे परिणाम ये हुआ कि ज्यादातर किरणें कैसे, अल्फा कण कैसे हुए, सीधे निकल गए। कैसे निकल गए, सीधे। कोई था ही नहीं बीच में, अगर बीच में होता तो फिर भी अपन टक्कर लगाते ना, एकदम रास्ता खाली है तो सीधे कट जाएंगे, ओके। तो सीधे परमाणु का अधिकांश भाग कैसा हो गया, खाली। सीधे क्यों गए, क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खाली, बहुत बड़ा परमाणु था, उसके बीच में क्या था, नाभिक। तो ज्यादातर खाली भाग से अल्फा कण सीधे निकल गए। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है, खाली। जैसे ये कोई परमाणु है, इस परमाणु के बीच में नाभिक है, ये जगह खाली है, तो ये सीधे निकल जाएंगे। जब आपको कोई सामने से ऐसे टक्कर देगा नहीं तो आप सीधे निकल जाओगे ना, कोई थोड़ी। अब आपको सामने से कोई टक्कर मारे तो आप भी ऐसे मारोगे तो क्या होगा, थोड़े से आगे पीछे होना पड़ेगा, है ना। उसी तरह है ना, उसी तरह ज्यादातर ये परमाणु का भाग कैसा था, खाली था, तो ये साथ ज्यादातर सीधे निकल गए, ठीक है ना। और इससे दूसरा निष्कर्ष ये निकलता है, परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है। पर इससे रदरफोर्ड ने क्या बोला कि परमाणु के बीच में कुछ एक भाग है, ठीक है ना, उस भाग को क्या बोला, नाभिक बोला। क्या बोला, नाभिक। इसी नाभिक के अंदर पूरा परमाणु का क्या होता है, भाग होता है, ठीक है ना। नाभिक के अंदर दो कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर ही आपके क्या क्या बनाते हैं, परमाणु द्रव्यमान। कोई भी परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है ना, जैसे हीलियम है, हीलियम का द्रव्यमान कितना होगा, 4, ठीक है ना। द्रव्यमान संख्या क्या होगी, 4। किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्या होती है, संख्या होती है, ठीक है ना। तो ना परमाणु के केंद्र में क्या होता है, एक नाभिक होता है। क्या होता है, नाभिक। इसी नाभिक में क्या होता है, परमाणु का पूरा क्या होता है, भाग होता है, यानी द्रव्यमान होता है।
नाभिक धनावेशित होता है, नाभिक बीच में कैसा होता है, जैसे नाभिक कैसा होता है, प्रोटॉन कैसा होता है पॉजिटिव, नाभिक भी कैसा है धनावेशित। तो रदरफोर्ड कहता है कि परमाणु कैसा है धनावेशित होता है, और इसी नाभिक की खोज के कारण, नाभिक की खोज के कारण रदरफोर्ड को विज्ञान जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार, जिसे बोलते हैं नोबेल पुरस्कार, क्या बोलते हैं नोबेल पुरस्कार दिया गया। नाभिक की खोज के कारण ही आप क्या दिया गया रदरफोर्ड को नोबेल पुरस्कार। कोई पूछे नाभिक की खोज किसने की तो आपको लिखना है रदरफोर्ड ने, ठीक है। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इस प्रकार चक्कर लगाते हैं जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर। आपको बताया था रदरफोर्ड ने क्या बोला कि जिस तरह सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी तरह परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं चक्कर लगाते हैं। जैसे जैसे बीच में नाभिक है, इसके चारों तरफ क्या है इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहे चक्कर लगा रहे, क्या लगा रहे चक्कर। ओके, और आगे देखो और क्या था, ठीक है ना, ये था इसने ना पूरा रदरफोर्ड ने, ठीक है। रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन के चारों ओर जैसे नाभिक है, नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन लगा रहा है, ठीक है ठीक है। एक आदमी आया मैक्सवेल, मैक्सवेल ने बोला ठीक है भाई तुम कह रहे हो कि नाभिक के बीच में और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, सब बात मानी। मैक्सवेल ने बोला कि ये बताओ कि मैंने आपकी बात मान ली कि चक्कर लगाता है, अब ये बताओ इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी। रदरफोर्ड ने बोला हाँ होगी, तो कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, रदरफोर्ड ने बोला, ठीक है ना। तो मैक्सवेल ने बोला कि जब एनर्जी होगी तो एनर्जी खत्म भी होगी, उसने बोला हाँ खत्म भी होगी। तो जब एनर्जी खत्म होगी, ठीक है ना, तो एनर्जी खत्म होने के बाद ही घूम घूम के खत्म होने के बाद ये सीधा नाभिक से टकराना चाहिए, और नाभिक से तो ये टकराता नहीं है, कारण क्या है। तो रदरफोर्ड को इसके पास जवाब था नहीं, ठीक है ना, रदरफोर्ड का जवाब था नहीं, तो ये इसकी एक कमी हो गई, क्या होगी कमी होगी। मैक्सवेल ने एक सिद्धांत था, मैक्सवेल का विद्युत गति की सिद्धांत, ठीक है ना, उसके अनुसार ये था कि कोई भी अगर गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन है ना, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी है, तो एनर्जी कभी ना कभी तो क्या होगी खत्म हो जाएगी, है ना। तो वो खत्म हो जाने के बाद वो सीधा नाभिक से टकराए, जैसे ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगाते 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 बिल्कुल ही नाभिक से टकरा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन रदरफोर्ड को ऐसा बताया, रदरफोर्ड के बाद ऐसा जवाब ही नहीं था, इसका क्या आंसर हो सकता है, ठीक है ना। तो मैक्सवेल के विद्युत गति के सिद्धांत के अनुसार गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को हास करेगा और अंत में रुक जाएगा, लेकिन रदरफोर्ड इसे समझाने में असफल था, ठीक है ना। तो धनावेशित इलेक्ट्रॉन को धनावेशित नाभिक में गिर जाना चाहिए, मैंने बोला ना धनावेशित को नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन परंतु ऐसा नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है, और इसको समझाने में रदरफोर्ड कामयाब नहीं रहा। रदरफोर्ड की एक और कमी हो जाएगी कि रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन के बारे में नहीं बताया, क्या बताया न्यूट्रॉन के बारे में कोई एक्सप्लेन नहीं किया, न्यूट्रॉन के बारे में क्या न्यूट्रॉन होता है कोई परमाणु के अंदर, इसके बारे में भी कोई जिक्र नहीं किया, ठीक है ना। और लेकिन रदरफोर्ड ने एक और चीज़ बताई थी, दो चीज़ें अच्छी बताई थी, ध्यान देना, ठीक है ना। तो पहली चीज़ ये है, रदरफोर्ड ने बताया था कि रदरफोर्ड ने ये बताया था कि नाभिक की त्रिज्या, क्या नाभिक की त्रिज्या, और ये बताई थी परमाणु की त्रिज्या। अब एक बताई थी नाभिक की त्रिज्या और एक बताई थी आपकी परमाणु की त्रिज्या, इसके बारे में बताया था, ठीक है ना। एक बताई थी 10 की घात -10 मीटर, ठीक है ना, 10 की घात -10 मीटर, और नाभिक की त्रिज्या बताई थी 10 की घात -15 मीटर, ठीक है ना। ये बताया था नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या के बारे में। इसके अलावा एक और चीज़ है, आप याद रखना कि हाँ देखो एक ट्रिक है वो याद रख सकते हो, इसके बारे में थोड़ा सा नॉर्मली चीज़ है, बेसिक चीज़ है, ठीक है ना। मैं इसको रख कर देता हूँ, एक हाथ है ना इस बात को, एक ट्रिक याद रखना, रात को पढ़ना है, रात को पढ़ना है, सोना नहीं, रात को पढ़ना है सोना नहीं, ठीक है ना। लास्ट से याद रखना रेडियम, रेडियम क्या होता है, रेडियम होता है अल्फा कण का अच्छा सोर्स होता है, अल्फा कण का अच्छा सोर्स होता है, यानी अल्फा कण सबसे ज्यादा रेडियम से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। और एक होता है पैलेडियम, पैलेडियम क्या होता है अल्फा कणों का अच्छा अवशोषक, क्या होता है अवशोषक, यानी अल्फा कणों को ज्यादा अवशोषित कर सकता है, ठीक है, कौन सा पैलेडियम। ओके, और सोने के बारे में गोल्ड के बारे में किसने बताया, ये चीजें रेडियम अल्फा कण का सोर्स है, अल्फा कण का अच्छा सोर्स कौन है
पहले भी और गोल के बारे में गोल की पतली सी पन्नी ली थी जिसपे क्या हुआ, इसने पूरे के पूरे अल्फा कणों की बौछार करवाई थी, ठीक है ना। तो इस तरह आपके ये मॉडल दिया था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। क्या होता है नील्स बोर का परमाणु मॉडल, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। ये मॉडल नाभिक की अवधारणा यानी रदरफोर्ड पर आधारित है, प्लांक सिद्धांत पर और जे संबंध भौतिकी पर, यानी 3 पर आधारित है। रदरफोर्ड का भी इसमें कुछ भाग सम्मिलित है, प्लांक का भी है, और ये है चीज संबंध भौतिकी, ये तीनों को सम्मिलित रूप से क्या है, नील्स बोर का मॉडल, यानी तीनों को मिला के ही नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया। लेकिन ये मॉडल ओनली एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे ही लागू है, जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, He+ यानी हीलियम पे प्लस चार्ज है ना, वो भी एक स्पीशीज वाले ही होते हैं। तो एक मॉडल, यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन यानी जिस तत्व के पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उस पर ये लागू होता है, ठीक है। और क्या है नील्स बोर, इसने बोला क्या था, इसके अनुसार परमाणु कैसा होता है। तो परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित नाभिक होता है, इसने ये बोला कि परमाणु के बीच में धनावेशित नाभिक होता है, रदरफोर्ड ने भी यही बोला था, ठीक है, जिसमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होता है। देखो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, लेकिन रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया कि उसके अंदर न्यूट्रॉन होता है, लेकिन नील्स बोर कहता है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। रदरफोर्ड कहता है ओनली प्रोटॉन था, ठीक है ना। तो रदरफोर्ड देखो न से नील्स बोर न से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में नील्स बोर ने लगभग बताया था, ठीक है ना। तो एक नाभिक होता है वो धनावेशित होता है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार कक्षा में, रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, लेकिन इसने बोला कि स्थायी वृत्ताकार यानी फिक्स दिशा में ही चक्कर लगाते हैं। स्थायी वृत्ताकार कैसे, यानी इसकी जो दूरी है ना वो कम ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे यहाँ से अगर ये सब सपोज करो कि 2 सेंटीमीटर की दूरी है, तो ये पूरी 2 सेंटीमीटर की दूरी पे ही गमन करेगी, कम ज्यादा नहीं होगी। ये बोला था आपके नील्स बोर ने। इसलिए क्या बोला, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। स्थायी वृत्ताकार कक्षा का मतलब है कि वे कक्षाएं जिनमें नाभिक से दूरी यानी नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी है ना वो क्या है, फिक्स हो, और इसकी जो ऊर्जा है ना वो भी क्या होती है, फिक्स होती है, यानी कम ज्यादा नहीं होती। जब ऊर्जा समान होगी और दूरी समान होगी तो ये अपने जिस पथ पे गमन कर रहा है ना उसी पथ पे गमन करेगा। आज ऐसे नहीं कि इधर पास में आ जाओ, आज मन नहीं है तो दूर चला जाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिक्स जो जितनी दूरी है ना, जैसे ये नाभिक का खंड है तो ये फिक्स इतनी दूरी में इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाता रहेगा, ठीक है ना। स्थायी वृत्ताकार चक्कर लगा, स्थायी वृत्ताकार ये वर्ड ध्यान रखना। तो रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, लेकिन नील्स बोर ने क्या बोला, स्थायी वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, ओके, ठीक है। स्थायी वृत्ताकार कक्षा का मतलब वे कक्षा जिनमें नाभिक से दूरी और ऊर्जा चैन से नहीं होती, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार चक्कर लगाता है तब उस पर 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं। जैसे देखो ये आपके नाभिक इलेक्ट्रॉन है ना ऐसे चक्कर लगा रहा है, ठीक है ना। तो इस नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच में 2 बल कार्य करते हैं, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के अंदर की तरफ एक बल लगता है और एक बाहर की तरफ बल लगता है ना। तो इलेक्ट्रॉन को एक अंदर की तरफ बल खींचेगा और एक बाहर की तरफ बल खींचने का कार्य करेगा, ठीक है ना। वो कह रहा है कि तू अंदर आ जा, और दूसरा बल कहता है बाहर आ जा। ये 2 बल कौन से, देखो ये रहा आपकी, ये रहा आपके परमाणु और इधर इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, चक्कर। एक अंदर की तरफ बल लगता है और एक बाहर की तरफ। अंदर की तरफ बल लगता है उसे अभिकेंद्रीय बल, और बाहर की तरफ लगता है उसे क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय बल, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल का मान होता है Z²/r², बाहर की तरफ होता है mv²/r। इसमें r को क्या बोलते हैं, कोश की त्रिज्या, e मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, v यानी इलेक्ट्रॉन का वेग, और m यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है ना। तो अब अंदर की तरफ Z²/r² और बाहर की तरफ mv²/r, ठीक है ना। एक में r² है दूसरे में r ओनली r है। वापस अंदर की तरफ खींचने वाला इलेक्ट्रॉन जैसे चक्कर लगा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींचने वाला बल है Z²/r², यानी अभिकेंद्रीय बल, और बाहर की तरफ mv²/r यानी अभिकेंद्रीय बल। 2 बल जैसे दो, एक तो ये अगर जितनी कोशिश से खींच रहा है ना वो भी अंदर बराबर कोशिश से खींच रहा है,
ठीक है, दोनों बराबर बल लग रहा है, नहीं ये कम ज़्यादा हो नहीं सकता। तो इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है वो बाहर, तो ये इसलिए इस टाइप का चक्कर लगाता है। यानी अब ये कह रहा है कि अगर ये बाहर खींच लेना तो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, ऐसा पॉसिबल है नहीं। दोनों बल का मान बराबर होने की वजह से ये जिस पथ में गमन करेगा ना वो ऐसे घूमता ही जाएगा इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसको नील्स बोर ने बोला इन दोनों पे दो बल कार्य करते हैं, इसलिए ये क्या है, स्थायी कक्षा में चक्कर करता है। ओके, ठीक है ना। और क्या बताया इसने कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसका कोणीय संवेग h/2 का गुणज हो, ठीक है ना। n दिया, ठीक है ना, ये n दिया मास वेग और त्रिज्या, ये क्या बोली है ना, n दिया इक्वल NH/2 इसने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में चक्कर लगाएगा। और नील्स बोर को पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में चक्कर लगाएगा, तो नील्स बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में चक्कर लगाएगा जिसका गुणज NH/2 के गुणज हो। NVR इक्वल NH/2। n क्या है, n है n का मान 1 2 3 4 5 अनंत से लेकर कोई भी हो सकते हैं, वो उसकी त्रिज्या। h n क्या होता है, प्लैंक नियतांक। आगे हम देखेंगे प्लैंक नियतांक क्या होता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन अपने कोष में चक्कर लगाता है ना तो ऊर्जा को अवशोषित करता है ना ही ह्रास, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है ना तो उसमें क्या है, जैसे चक्कर लगा रहा है तो उसमें क्या है, चक्कर लगाते लगाते वो भी कहेगा मेरी ताकत खत्म होगी, आज मैं चक्कर नहीं लगाऊंगा, ऐसा तो ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का न तो ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है नहीं ह्रास कर सकता है, नहीं उत्पन्न दे सकता है नहीं खत्म कर सकता है। जैसे कोई बेवड़ा होता है, बेवड़ा चक्कर लगाते उसका मुंह कभी गिर जाएगा, गिरेगा कहीं नाली में गिर जाएगा ऐसे। तो ये लोगों ने बोला इलेक्ट्रॉन भी गिर जाना चाहिए, तो नील्स बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा देगा ना कुछ लेगा, ठीक है ना उत्पन्न कर सकता है ना ही ह्रास कर सकता है, ठीक है ना। ये बोला था इसने। जब इलेक्ट्रॉन अपने कोष में चक्कर लगाता है ना तो जैसे चक्कर लगाया है ना तो वो ना तो एनर्जी देगा या ऊर्जा को ना देगा ना ही अवशोषित करेगा, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। इसलिए वो क्या है, इस टाइम में चक्कर लगाता रहता है। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो ऊर्जा अवशिष्ट होती है। जैसे क्या है, वापस लाइन, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा, जैसे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्थित है, ठीक है ना। अब ये दूसरी स्थिति, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन ये निम्न ये उच्च है, जब इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च में जाता है, नीचे से उच्च ऊपर अवस्था में, निम्न से उच्च अवस्था में, निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में, निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो क्या करता है, ऊर्जा को ग्रहण करता है। निम्न से उच्च में जाता है तो ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है, ऊर्जा को अवशोषित। जैसे दूध उबालते हैं ना, दूध उबालने के लिए दूध क्या लेगा, ताप लेगा, गैस पे गर्म करोगे तो गैस जितना ज़्यादा वो बर्तन गर्म होगा उससे ज़्यादा दूध जल्दी उबलेगा, यानी वो क्या किया, ऊर्जा अवशोषित की ना। वैसे ही है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन निम्न अवस्था में इसको उच्च अवस्था में लाने के लिए ये क्या करता है, ताप या ऊर्जा अवशोषित करता है। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन ऊपर है, अब इलेक्ट्रॉन को ऊपर से नीचे जाना है, ऊपर से नीचे जाना है, ऊपर से नीचे जाएगा तो ऊर्जा क्या देगा, ऊर्जा देगा। नीचे से ऊपर जाने के, देखो नीचे से ऊपर जाने के लिए निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए ऊर्जा को अवशोषित किया, ऊर्जा को ले ली। अब ऊर्जा उच्च से वापस निम्न जाने के लिए ऊर्जा देगा। निम्न से उच्च में गया तो ऊर्जा अवशोषित की, उच्च से निम्न में गया तो ऊर्जा आपकी क्या हो जाएगी, उत्सर्जित करता है, ठीक है ना। निम्न से उच्च में गया तो ऊर्जा अवशोषित, और उच्च से निम्न में गया तो ऊर्जा उत्सर्जित, यानी ऊर्जा निकाली। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में बता दिया, ऊर्जा का यह लेना देना लगातार न होकर छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है जिसे फोटोन कहते हैं। यानी मैंने क्या होता है, निम्न से उच्च, उच्च से निम्न, ये जाने के लिए है, ऐसा नहीं है कि एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, नहीं, ये फोटोन के रूप में जाता है, ये है ना एक छोटे छोटे पैकेट के रूप में जाता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन कुछ छोटे छोटे पैकेट के रूप में जाता है जिससे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं क्वांटा। तो ये छोटे छोटे पैकेट के रूप में इलेक्ट्रॉन का लेना देना होता है ना, इसको बोलते हैं फोटोन, या फिर इसको क्या बोलते हैं, क्वांटा। जिस, ठीक है ना, इसका मान होता है, देखो डेल्टा इक्वल इज एच न्यू, ठीक है, ई यानी एनर्जी, न्यू यानी आवृत्ति, ठीक है ना। तो डेल्टा ई इक्वल इज एच न्यू, एच क्या है, नियतांक,
तो डेल्टा ए इक्वल एच इंटू ये आपके फॉर्मूला है, ठीक है ना। मिल्स बॉन्ड का देखो मैंने क्या है, एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे लागू है, ठीक है। तीन पारगम्यता रदरफोर्ड प्लांक चिरिस्मत है ना। तो ये और इसने क्या बताया, जैसे इसने ये बोला कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर स्थायी कक्षा में चक्कर लगाता है, ठीक है ना। और ये कक्षा कैसे स्थायी वर्ताकार, यानी जो स्थायी वर्ताकार इसमें दो बल कार्य करता है। स्थायी वर्ताकार का कारण क्या है, दो बल कार्य, एक अभिकेंद्री और एक अपकेंद्री। अभिकेंद्री अपकेंद्री के कारण ही ये स्थायी वर्ताकार चक्कर लगाते हैं। ओके, इसके बारे में अपन